स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके का सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं और उसमें आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको एक ही चैप्टर्स के सारे वीडियोज़ आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छे कॉमेंट करें और अपने इसको फ्रेंड में शेयर करें। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक चल रहा है प्लास्टिड का। ये हमारा थर्ड वीडियो है। एक्चुअल में टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो इस वजह से मुझे इसके थ्री पार्ट इसके करने पड़े। सेल चैप्टर में प्लास्टिड हमारा चल रहा है, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट हमने ये देखा था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब आज बच्चों इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये तो हमारा कल ही हो गया था, लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको इस स्ट्रक्चर में ही आपको क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को भी समझाऊंगी। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे ही रख रखा है। बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था कि थाइलेक्वाइड है ना, कि इसमें ये जो एक हमारा कॉइन है इसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड बोलते हैं, ठीक है। एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको थाइलेक्वाइड बोलते हैं। अब आज हम क्या करेंगे कि इस थाइलेक्वाइड को भी इस क्लोरोप्लास्ट से हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और बाहर निकाल करके देखेंगे थाइलेक्वाइड कैसा दिखता है। तो जब हमने एक थाइलेक्वाइड को भी जूम करके बाहर निकाल के देखा तो हमको क्या दिखाई देता है कि इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देते हैं, है ना। किस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था ऑक्सीजोम के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजोम देखा था आपने, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर था। उस तरीके के कुछ यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटासोम। यानी कि थाइलेक्वाइड के अंदर, ये थाइलेक्वाइड हमारा है, इस थाइलेक्वाइड के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन क्लोरोफिल थाइलेक्वाइड के अंदर यूं ही बिखरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि थाइलेक्वाइड के अंदर भी छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं और उन पैकेट्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को पैक करके रखा जाता है। जैसे ये पूरा एक डिब्बा हो गया और इस डिब्बे के अंदर हमको चॉकलेट्स रखना है, तो चॉकलेट्स को भी हम क्या करते हैं, रैपर में लगा करके रखते हैं। तो ये पूरा एक डिब्बा हो गया, पूरे डिब्बे को हम बोलेंगे थाइलेक्वाइड, ओके। इस थाइलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल रखना है हमको, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे से हमने पैकेट्स बनाए और उन पैकेट्स के अंदर भर करके हमने क्या रखा है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को हमने पैकेट्स के अंदर पैक करके रखा है। तो जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो पैकेट है, उसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम के बारे में हमको बताया किसने था, पार्क एंड पॉन ने बताया था। दो साइंटिस्ट ने मिल करके, पार्क एंड पॉन, इन्होंने 1961 में हमको इस क्वांटासोम के बारे में बताया था। और इसी क्वांटासोम के बारे में और स्टडी किया पार्क एंड बिगिंस ने, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर में यहाँ पर साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उसके बाद आप देख रहे हैं 3 साल बाद, है ना, 1964 में वापस पार्क एंड बिगिंस ने और भी ज़्यादा इसके बारे में स्टडी किया कि क्वांटासोम थाइलेक्वाइड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इस क्वांटासोम के अंदर कौन रहता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारा ये थाइलेक्वाइड होता है, एक थाइलेक्वाइड के अंदर मैंने आपको बोला कि 230 से लेके 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे थाइलेक्वाइड में, ठीक है बच्चों। उसको थोड़ा सा वहाँ से रिमूव करिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर, बताने में मुझे ध्यान नहीं रहा। बच्चों, ये जो हमारा थाइलेक्वाइड होता है, इस थाइलेक्वाइड के अंदर जो क्वांटासोम होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वांटासोम पाए जाते हैं और उनमें से एक जो क्वांटासोम होगा, एक क्वांटासोम के अंदर 230 से लेके 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यानी कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पैकअप होते हैं, क्वांटासोम के अंदर पैक होते हैं। और एक क्वांटासोम जब हम उठाएंगे उसमें से तो हमको इतने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और इस एक थाइलेक्वाइड में बहुत सारे क्वांटासोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो अब हम अगर ग्रीन कलर की बात करें रियलिटी में, तो देखिए एक्चुअल में क्या है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्वांटासोम में। तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, क्वांटासोम होते हैं। तो एक ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ने एक क्वांटासोम को ग्रीन कलर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे क्वांटासोम थे, इस वजह से पूरा थाइलेक्वाइड ही हमको ग्रीन दिखाई देने लगा, ठीक है। और फिर वही बात करेंगे कि एक थाइलेक्वाइड पूरा जब ग्रीन दिखने लगा, क्योंकि बहुत सारे क्वांटासोम है और सारे क्वांटासोम ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, तो पूरा थाइलेक्वाइड ग्रीन दिखने लगा। और इतने सारे इसमें थाइलेक्वाइड है
थायरोइड का पूरा ये ग्रुप है, इस वजह से हमको पूरा ग्रेनम ग्रीन दिखने लगता है। और इसमें इतना सारा ग्रेनम रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कि पूरा क्लोरोप्लास्ट हमको ग्रीन दिखता है। एक सेल के अंदर इतने सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि पूरा सेल ग्रीन दिखता है, और एक प्लांट के अंदर इतने सारे सेल रहते हैं कि हमको पूरा सेल ही ग्रीन दिखता है। और उस तरीके से मतलब ये पूरा प्लांट जो है वो हमको ग्रीन दिखाई देता है। तो ग्रीन कलर वहाँ से चलते 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 आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ क्वांटासोम के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल से स्टार्ट होता है ग्रीन कलर, और हमको पूरा ट्रीज है ना, पूरे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, आपने यहाँ पे देखा 230 से लेकर के 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हमारे पास पाए जाते हैं एक क्वांटासोम के अंदर। एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को जब आप निकालते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना हुआ ये कंपाउंड होता है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कि बॉन्डिंग होती है। यानी कि अब हम यहाँ कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ भी वही होता है, एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और इस तरीके से तैयार होता है हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर के क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स रेडी होता है, ठीक है। हम उसमें उतना नहीं जाएंगे, मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सा दिखाया है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जब बन करके तैयार होता है तो जब हम उसका देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो हमको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें हमको एक हेड दिखाई देता है और एक टेल दिखाई देता है, ठीक है। जो हेड होता है वो रेक्टेंगुलर इस तरीके का होता है, ये शेप में ये हमारा हेड होता है, और ये हो गया टेल। जो ये हेड है, इस हेड की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, दोनों बराबर होती है, और लगभग है ना, लगभग का साइन मैंने ये लगाया है, ठीक है। यानी कि इसको मैंने एग्जैक्टली नहीं करके ऐसे लिखा है, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेट ये जो होता है 15 एंगस्ट्रॉन, और ये भी जो इसकी चौड़ाई होती है ये 15 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये टेल होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का, वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इसकी लंबाई। तो ये इस तरीके का शेप दिखता है हेड और टेल। जो हेड होता है ये वाला पोर्शन जो पूरे एटम से बना होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। अब मैं आपको हाइड्रोफिलिक पढ़ा चुकी हूँ। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, यानी कि वाटर से लविंग है ना, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला होता है। अगर पानी रहेगा तो ये घूम करके हेड जो है वो पानी की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हमेशा पानी के साइड में रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से दूर हटता है। तो ये वाला जब पानी के साइड में जाएगा तो ये वाला पोर्शन जाहिर सी बात है कि पानी से दूर रहेगा, ये है ना, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। और हेड वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं पायरॉल, और जो टेल वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फाइटॉल, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप जाएंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो मॉलिक्यूल्स को जब आप देखना शुरू करेंगे, बॉन्डिंग बनाना शुरू करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको उतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको इसमें याद रखना है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में Mg पाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि Mg की वजह से ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो कलर होता है, जो ये कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, उस ग्रीन कलर का कारण ये Mg है, ठीक है ना। तो इसमें ये मैग्नीशियम यहाँ पर पाया जाता है इसके सेंटर में। बाकी मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। ये CS तो मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको पता पड़े कि ये कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड होता है। बहुत सारे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये Mg ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स। जिस तरीके से ये एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ऐसे क्लोरोफिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कितने 230 से लेके 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक क्वांटासोम के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इतना हमारा हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, कितने तरीके के क्लोरोफिल होते हैं टोटल। जो हम टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बात करें कि क्लोरोफिल कितने तरीके का होता है, जैसे भी आपने देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि क्लोरोफिल ए जो है वो लगभग सभी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए, ओके। और क्लोरोफिल ए में जब हम ग्रुप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से बने हुए पूरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और भी इनमें दूसरे एटम भी पाए जाते हैं। तो जब इसका ग्रुप देखेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसमें ये जो है CH3 ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है, मेथिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है।
अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी जो है वो भी लगभग सभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी में जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप वो एल्डिहाइड होता है, यानी कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप इसमें पाया जाता है। ये भी सभी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जैसे कि रेड एल्गी है और ब्राउन एल्गी है, इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी जो होता है वो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी जो होता है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। और उसके बाद हमारा है क्लोरोफिल ई जो कि जैंथोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल उसके बाद हमारा 6, 7 ये हमारा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 नंबर का, ये हो गया 7 नंबर का। ये दोनों ही पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इस वजह से इसके नाम के आगे ही लगा हुआ है बैक्टीरियो। ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट है हमारा ये बैक्टीरियो विरिडिन। ठीक है ना, ये जो हमारा 8 वाला है क्लोरोफिल बैक्टीरियो विरिडिन, ये पाया जाता है ग्रीन कलर के बैक्टीरिया में। तो टोटल हमने देखा अगर क्लोरोफिल के टाइप्स की बात करें तो 8 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या जाता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इन दोनों में किस ग्रुप का डिफरेंसेस होता है, तो आप बताएंगे कि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है जबकि क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज पूछता है कि इसमें यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन सा है, तो आप बताएंगे यूनिवर्सल जो क्लोरोफिल है हमारा वो क्लोरोफिल ए है जो कि सब में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी जो है वो किस में नहीं पाया जाता, तो हम बोलेंगे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता। उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं कि क्लोरोफिल सी का एग्जांपल बताओ किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल डी का एग्जांपल बताओ, क्लोरोफिल ई का एग्जांपल बताओ, है ना। इन सब का एग्जांपल पूछेगा कि किस में पाए जाते हैं। रहे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं इस क्लोरोप्लास्ट को, या इसको हम बोलते हैं सेल विद इन सेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको जब ये स्ट्रक्चर बताया था क्लोरोप्लास्ट का तब भी मैंने आपको बताया था कि इसको सेमी ऑटोनोमस या सेल विद इन सेल क्यों कहते हैं। तो ये जो है एक सेल की तरह से रिएक्ट करता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह से रिएक्ट करता है। तो एक सेल के अंदर, एक प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी ये सेल जैसा रिएक्ट करता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं सेल विद इन सेल। और इसके अलावा दूसरा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और वो भी सेल विद इन सेल कहा जाता है, उसको भी हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं क्योंकि वो भी सेल के अंदर एक सेल जैसा बिहेवियर करता है। तो वो दूसरा कौन है बच्चों, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों ही क्या है, सेल विद इन सेल है, यानी कि सेल के अंदर सेल इसको बोला जाता है। और दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस। सेमी यानी कि थोड़ा पार्ट, पूरी तरीके से नहीं, कंप्लीट नहीं कहेंगे, पार्शियल। सेमी ऑटोनोमस अपना कंट्रोल ये खुद करते हैं, इस वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। अब ये सेल विद इन सेल कहे जा रहे हैं या सेमी ऑटोनोमस कहे जा रहे हैं, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट आप किसको देंगे, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता है, ये डीएनए क्या करता है, डीएनए होने की वजह से ये क्लोरोप्लास्ट क्या कर सकता है कि अपने जैसा ये क्लोन बना सकता है। यानी कि सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है, जरूरत पड़ी तो क्लोरोप्लास्ट बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और भी क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे। तो अपनी जैसी कॉपी बनाने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। क्योंकि इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है तो डीएनए से ये आरएनए बना सकता है। ठीक है, और आरएनए और इसके अलावा इसके पास ये राइबोसोम पाया ही जाता है। ठीक है ना, 70S राइबोसोम ये इसके अंदर पाए जा रहे हैं और इसने बना दिया आरएनए। तो आरएनए और राइबोसोम ये दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, ये अपना प्रोटीन बना सकता है। यानी कि इसको सेल के द्वारा, मतलब जो राइबोसोम, जो सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, जो फ्री राइबोसोम पाए जाते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोटीन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये अपना खुद का प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये अपना खुद का प्रोटीन खुद ही बना सकता है क्योंकि इसके पास प्रोटीन बनाने की मशीन अवेलेबल है। वो मशीन कौन सी है, वो है 70S राइबोसोम और आरएनए। ठीक है, तो ये तीन चीजें होने की वजह से, सर्कुलर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होने की वजह से इसके पास अपना प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है और अपना ये खुद का कंट्रोल कर सकता है, अपनी जैसी कॉपी तैयार कर सकता है। इस वजह से इसको हम सेमी ऑटोनोमस या सेल विद इन सेल कहते हैं। ठीक बच्चों, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है, फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, काफ़ी कुछ हमने प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें देख ली। लास्ट हमारा ये है फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि खाना बनाना, ठीक है ना, भोजन बनाना। ओके, ये मेन फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। और इस वजह से ही, चूँकि क्लोरोप्लास्ट फूड मटेरियल का सिंथेसिस करता है सेल के अंदर, इस वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं कि ये क्या है, ये किचन ऑफ द सेल है, ठीक है ना। पूरे मकान के अंदर, पूरे एक जैसे हाउस है उसके अंदर एक जो किचन होता है वहीं खाना बनता है, उसी तरीके से पूरे सेल के अंदर जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, फूड मटेरियल का सिंथेसिस इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये किचन ऑफ द सेल है, ठीक है। और जो खाना बनता है ना, जैसे कि हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, हम बोलते हैं कुक, है ना, कुक मतलब होता है खाना पकाना। उसी तरीके से जब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब खाना बनता है तो उस प्रोसेस को, उस जो वर्ड हम देते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड मटेरियल का सिंथेसिस करना, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है हमारा लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा डार्क रिएक्शन। ये प्रोसेस पूरा 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस का वह स्टेप जिसमें हमको लाइट की ज़रूरत है, यानी कि सनलाइट की ज़रूरत जिसमें हमको है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन का मतलब वो होता है कि फोटोसिंथेसिस का उस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, आधा काम जो होगा जिसमें कि एनर्जी की, सनलाइट की एनर्जी की ज़रूरत, मतलब सन की लाइट की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब हमको लाइट नहीं चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, हमको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो खाना बनाने का काम 2 स्टेप में होगा, एक होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। लाइट की ज़रूरत होगी, लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। जो लाइट रिएक्शन हमारा प्रोसेस होगा ये कहाँ होगा, ग्रैनम के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में जो हमने ग्रैनम देखा है, यानी कि थाइलेक्वाइड का जो पूरा ग्रुप है, उस ग्रैनम के अंदर लाइट रिएक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है, डन होता है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो यहाँ पाए जाने वाले जो लिक्विड होता है, यानी कि जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है स्ट्रोमा, उसके अंदर डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है। आपने छोटे क्लासेस में भी फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट से वो लेते हैं वाटर, और दोनों लेकर के ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, है ना, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसके प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है, जो कि ऑक्सीजन कहाँ आता है, इन्वायरमेंट में आता है, जो कि इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल्स भी रिमूव होता है, ठीक है। ये पूरा जो हमारा रिएक्शन है ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया गया है बच्चों, इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस, है ना। अब इसी फोटोसिंथेसिस को एक शॉर्ट टर्म में हम यहाँ पर देखते हैं कि काम कैसे कैसे होता है। देखिए, लाइट रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सन है, सन से चाहिए हमको लाइट, सनलाइट, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा ग्रैनम, है ना, एक थैलेक्वाइड है और पूरा जो ग्रुप हो गया वो क्या हो गया, ग्रैनम। सनलाइट की एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा है, इस एक थाइलेक्वाइड के अंदर क्या है, जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, उन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाते हैं। एनर्जी जब उनको मिलती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर के वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हम इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं ना, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल्स, जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स को सनलाइट मिली तो वो एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड होकर के उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसकी एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हमने निकाल लिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज़ करके हमने बनाया एटीपी की एनर्जी, ठीक है। एटीपी यानी कि समझ लीजिए चेंज पैसे, जो कि हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसका एटीपी बनाया, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी का वह फॉर्म जिसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक दूसरा हमने बनाया पैसा, जैसे चेक होता है ना, चेक को हम वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते, तो दूसरा हमने एनर्जी को कुछ को स्टोर कर दिया NADP2H में, ठीक है ना, NADPH2 में हमने इसको स्टोर कर दिया। यानी कि कुछ ये हमारा चेंज पैसा है जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ये है जिसको कि हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन निकला था, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इसके एनर्जी को हमने क्या किया कि ATP के रूप में और NADPH2 के रूप में इसको हमने चेंज कर दिया। और ये जो हमारा एनर्जी है NADPH2, ये स्टोर है, ठीक है, इसको हमने स्टोर कर लिया
आगे इस्तेमाल करने के लिए। और एटीपी की एनर्जी जो थी ये इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, यूज़ किया। यूज़ हमने किस में किया, इसी के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, स्ट्रोमा में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इस एटीपी की एनर्जी को यूज़ करके हमने क्या किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स का लाइसिस कर दिया। लाइसिस यानी कि हमने उसको तोड़ दिया। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने तोड़ा, ब्रेक किया, तो क्या बनता है, H2S2 प्लस O2 में ये क्या हो गया, टूट गया। यहाँ जो ऑक्सीजन बनते जाएंगे, जितना H2O टूटता जाएगा उतने ऑक्सीजन बनते जाएंगे, और ये सारे ऑक्सीजन कहाँ निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। यहाँ से होते हुए, सेल से आते हुए ये सब कहाँ निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, बाहर निकल जाएंगे। और यही ऑक्सीजन, देखिए यहीं से ऑक्सीजन बाहर निकलता जाता है, तो एटमॉस्फेयर जो होगा वो प्यूरिफाई होता जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता जाएगा, एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। जितना प्रोसेस ये यहाँ पर होगा उतने ऑक्सीजन बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर आजकल कितना मतलब महंगा है, पाना मुश्किल हो जा रहा है, और ये प्लांट्स में ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू लगातार ये हो रहा है, और फ्री में ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि मतलब हमको प्लांट्स लगाना चाहिए, है ना। प्लांट्स हमको ये फ्री में ऑक्सीजन कंटिन्यू देता रहेगा जब तक उसको सनलाइट मिल रही है और ये प्रोसेस हो रहा है, तब तक ऑक्सीजन यहाँ पर ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जाता रहेगा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर को ये क्या करता रहेगा, प्यूरिफाई करता रहेगा। चलिए, अब ये पूरा प्रोसेस जो हुआ, जो कुछ भी हमने देखा बच्चों, ये सब कहाँ हो रहा है, सब यहीं हो रहा है। अब यहाँ मेरे पास जगह तो है नहीं, तो प्रोसेस को मैंने निकाल करके बाहर लिख दिया, लेकिन ये सब हो कहाँ रहा है, इस ग्रैनम के अंदर हो रहा है। ठीक है, और किसकी वजह से हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट करने के लिए हमको गैस को जलाना पड़ेगा लाइटर से। ठीक है, यानी कि एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन दिया, सनलाइट, है ना। सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके और ग्रैनम के अंदर ये इतना सारा प्रोसेस हुआ। इस वजह से इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट इसेंशियल है, जरूरी है। सनलाइट नहीं रहेगी तो ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ बच्चों, ग्रैनम में। ओके, अब यहाँ से होने के बाद जो NADPH2 बनता है, यहाँ पर जो चेक वाली जो स्टोरेज एनर्जी बनती है, वो सारी स्टोरेज एनर्जी, ये प्रोसेस इसके अंदर ही हो रहा है, तो वो सारी स्टोरेज एनर्जी इसमें से कहाँ निकल के जाएगी, स्ट्रोमा में। यहाँ से निकल के इसके अंदर, यहाँ से निकल करके इसके अंदर। ठीक है, ये एनर्जी NADPH2 की एनर्जी, अब देखिए यहाँ से मतलब यही एनर्जी जो यहाँ ट्रांसफर हुआ है, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ से यहाँ दिखा रही हूँ लिख करके, क्योंकि जगह नहीं है। आप समझ गए ये कि ग्रैनम से स्ट्रोमा में एनर्जी ट्रांसफर हुआ। अब ये ग्रैनम अगर है तो यहाँ से एनर्जी स्ट्रोमा में ट्रांसफर हुआ। स्ट्रोमा क्या करेगा, इस चेक वाली एनर्जी को इस्तेमाल करके, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से ये क्या करेगा, ये क्लोरोप्लास्ट एटमॉस्फेयर से ये लेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ये CO2 खूब सारा CO2 लेगा। अब देखो यहाँ तो ये क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर को O2 दे रहा है, ठीक है, किलो, है ना। और दूसरा क्या कर रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो हम लोगों ने इतना सारा कचरा जो फैला रखा है CO2, उस CO2 को वो एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है। ठीक है, तो एक तो दे भी रहा है, अच्छी चीज़ दे रहा है, और हमारे कचरे को वो ले भी रहा है। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, सेल में गया और सेल से होते हुए कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट में। इस CO2 का इस्तेमाल, CO2 और इसमें जो वाटर अवेलेबल है, CO2 और वाटर का इस्तेमाल करके इस स्ट्रोमा के अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स की हेल्प से और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके, एनर्जी किसने दिया, लाइट रिएक्शन में जो रिएक्शन हुआ उसमें एनर्जी बनाया गया। खाना नहीं बना, वहाँ पर एनर्जी बना है, यहाँ पे खाना नहीं बना है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी बना है। उस एनर्जी को दे दिया गया, ट्रांसफर किया गया स्ट्रोमा को कि लो अब तुम खाना बनाओ। ठीक है, तो सेकेंड फेज में हमारा फूड मटेरियल बनके तैयार हो रहा है। अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, H2O लिया, इसकी एनर्जी ले ली, और लेकर के इसने क्या बना लिया, C6H12O6, ये यानी कि हमारा फूड मटेरियल यहाँ पर बन करके तैयार हुआ। तो भोजन यहाँ बन रहा है। यहाँ तो केवल भोजन बनाने के लिए जो हमको चाहिए, एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया लाइट रिएक्शन में। ओके, और एनर्जी दे दिया गया, ट्रांसफर किया गया स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा ने CO2 और H2O को लेकर के यहाँ पर फूड मटेरियल बना करके रेडी कर दिया, और इस फूड मटेरियल का जो बना है उसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, जो फॉर्म्ड हुआ है, सिंथेसाइज हुआ है, वो क्या है, ग्लूकोज। जो प्लांट्स ने बनाया वो ग्लूकोज है। अब ये इस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, तो प्लांट्स को इसको स्टोर करने में दिक्कत आती है। ये क्या करेंगे, इनको जितने की ज़रूरत है उतना यूज़ करेंगे। प्लांट्स बनाया है अपने लिए ही,
उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उससे एक्सेस हो गया, ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं कि उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोर इसको ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं कर सकते। इसको स्टोर करने के लिए उनको स्टार्च के रूप में इसी ग्लूकोज को, बहुत सारे ग्लूकोज को अटैच करके उसका पॉलीमर तैयार करना पड़ता है। ग्लूकोज 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 जोड़ दिया और पूरा जो उसका ग्रुप तैयार कर दिया, वो अब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो जब ढेर सारे ग्लूकोज का पॉलीमर तैयार कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टार्च। और स्टार्च को ये क्या कर सकते हैं, अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए, कि कभी सनलाइट नहीं मिली, हमारा गैस नहीं जला, चूल्हा नहीं जला, तो हम खाना कैसे बनाएंगे। उस इमरजेंसी के लिए इन्होंने क्या किया कि स्टार्च को इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यदि इनको ट्रांसफ़र करना पड़ा, पत्तियों में बन रहा है ना, लीव्स में बन रहा है फूड मटेरियल, लेकिन पूरा पौधा जो है, पूरे पौधे ने उसको सपोर्ट कर रखा है लीव्स को, तो लीव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ग्रीन हूँ, मेरे पास क्लोरोफिल है, मैं फूड मटेरियल बना रहा हूँ, तो मुझे पौधे के हर एक भाग में पहुँचाना है, इवन रूट तक भी फूड मटेरियल पहुँचाना है। जो हमने खाना बनाया है वो पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को खाना देना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। जब ये इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किस रूप में ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसी ग्लूकोज का दूसरा पॉलीमर तैयार करेंगे, सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज के रूप में पूरे पौधे के हर एक पार्ट में भोजन को पहुंचाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी ग्लूकोज को वो सुक्रोज के रूप में, और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसी ग्लूकोज को ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। ये पूरा जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में आपने देखा कि जो स्ट्रोमा के अंदर हुआ इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन है जिसमें कि लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइट की ज़रूरत यहाँ है, लाइट से यहाँ से लाइट की एनर्जी ले ली गई है, और इस प्रोसेस में सिर्फ यहाँ पर एनर्जी ली गई है, एनर्जी लेकर इनको दिया गया है, फिर इन्होंने भोजन बना करके तैयार किया और पूरे प्लांट्स को पहुँचाया। बाकी स्टोर भी किया, किसके लिए स्टोर किया, हमारे लिए। जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसके अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर रहता है वो प्लांट ने स्टोर किया था, वही खाना हमारे को मिलता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा फोटोसिंथेसिस, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आज हमारा ये प्लास्टिड टॉपिक भी डन हो गया है। एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम क्या होता है, सम ऑफ द ऑल प्लास्टिड इन द सेल। एक सेल के अंदर मौजूद जितने भी प्लास्टिड हैं उनको सबको आपको ग्रुप में एक साथ बोलना है, तो हम इसको बोलेंगे प्लास्टिडोम। जैसे हम कहते हैं कि ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, ये तीसरी फैमिली है, ठीक है। हमने उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, मान लो कि 25 मेंबर एक साथ रह रहे हैं, हमने एक मेंबर का नाम नहीं लेकर के सबको ग्रुप में क्या बोल दिया कि ये एक फैमिली है। उसी तरीके से एक सेल में उपस्थित जितने भी प्लास्टिड होते हैं उन सारे प्लास्टिड को हम एक साथ बोलना होगा, तो हम इसको बोलेंगे प्लास्टिडोम, ठीक है। अब अगर आपको कहता है कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताइए, ध्यान से सुना बच्चों, कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताइए, तब तो आप फोटोसिंथेसिस ये पूरी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अगर आपको कहेगा कि फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड की बात करेगा, तो प्लास्टिड में आपके तीनों आ जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट भी आ जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है। तो आपको तीनों के फंक्शन बताने पड़ेंगे, ठीक है। कि प्लास्टिड में फर्स्ट होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जो कि फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को स्टोर करता है। दूसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि फूड मटेरियल का सिंथेसिस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और तीसरा होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर देता है ताकि पॉलिनेशन हो सके और इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस तीनों प्लास्टिड का फंक्शन को मिला करके एक साथ लिखेंगे तो वो हमारा बनेगा फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड। और सिर्फ अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बताते हैं तो ये होगा हमारा फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेन सारे प्लास्टिड में सबसे मुख्य प्लास्टिड क्या है, वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट सेल के किसी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।